नीले आकाश में बादलों और सूरज के बीच 2020 मैच चल रहा था। कभी बादलों के बीच सूरज छिप जाता तो लगता बादल जीतने की स्थिति में आ रहे हैं, और यदि बादलों को चीरकर अरुण देव प्रकाशमान हो जाते तो लगता वे जीत के करीब हैं। मैं दर्शक दीर्घा में खड़ा इस मैच को देख रहा था कि सामने की बालकनी से उसकी आवाज को सुना। अरे हैंडसम, आज कॉफी डे में तुम कॉफी पिलाओगे या नहीं? तुम कब से मुझे टरका रहे हो? मैंने बगल की बालकनी की तरफ झाँक कर देखा। चांद बालकनी में से निकला हुआ था। सूरज उससे शर्माकर फिर बादलों की गोद में छिप गया था। मैंने धीरे से कहा, आज कॉफी जरूर पिलाऊंगा। मौसम भी यही दरख्वास्त कर रहा है। थोड़ी देर में मैं उसके साथ कॉफी डे पे बैठा था। वह बोले जा रही थी, तुम्हें मालूम है जल्दी ही मौसी आने वाली है। वो ढेर सारे विदेशी सामान मेरे लिए लाएगी। वो बोलती जा रही थी और मैं चुपचाप उसकी झील सी नीली आंखों को देख रहा था कि अचानक मैं बोल पड़ा, मौसी तो अमेरिका से आ रही है ना? अरे तुम्हें नहीं मालूम, मौसी तो कनाडा में रहती है। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया था। मैंने उससे फिर मनाते हुए कहा, अरे हाँ, अमेरिका कनाडा सब कॉन्टिनेंट तो एक है ना। मुझे लगा ये ब्यूटीफुल है, और जब गुस्से में रहती है तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाती है। उससे शायद ये एक्सक्यूज समझ में आ गया था। वह बोली, देखो तुम कभी कभी इंटेलिजेंट जैसे बात करते हो। मुझे अपने आप पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। आज ये भी मुझे इंटेलिजेंट कह रही है, चाहे कभी कभी ही सही। मैंने उत्साह से पूछा, क्या कुछ स्नैक्स भी लोगी? मेरी जेब में पड़ा हुआ 1000 का एक लौता नोट मेरे उत्साह को कम नहीं होने दे रहा था। लेकिन वह कुछ और भी खाने के मूड में नहीं थी। वह केवल मौसम के बारे में बता रही थी, और मैं एक आदर्श विद्यार्थी की भांति उसकी बातों को सुन रहा था और हाँ में हाँ मिला रहा था। कॉफी की अंतिम सिप को खत्म करके वह खड़ी हुई। थोड़ी देर में वह मेरा हाथ पकड़कर मुख्य सड़क पर थी। पलक, जल्दी चलो, नहीं तो मेट्रो में बहुत भीड़ हो जाएगी। नहीं अमित, आज ऑटो से चलूंगी। मैंने पैंट में हाथ डाला तो बचे हुए नोटों की सांस बाकी थी। इससे पहले कि मेरे मुंह की नर्वसनेस को वह पढ़ पाती, मैंने आवाज दी, ऑटो? जी सर। कहाँ चलेंगे? द्वारका, सेक्टर 231। जी जरूर। कितने पैसे लगेंगे? जी 200। चलो। मैं उसका हाथ पकड़कर ऑटो में बैठ गया। मैंने अपनी पुरानी जिद दोहराई, पलक, मैंने एक नई कविता लिखी है, मैं उसे तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। नहीं अमित, मैं और बोर नहीं होना चाहती हूँ। मैं पहले ही तुम्हारी कविता सुन सुनकर बोर हो चुकी हूँ। रही बात सफलता की, तो तुम पत्रकारिता और कविता छोड़कर कोई दूसरा प्रोफेशन क्यों नहीं चुनते जिसमें पैसा कमाने का स्कोप हो? कब तक राष्ट्रीय अखबार के सिंगर बनकर घूमोगे? और सुनो, कभी तो बताओ कि तुम्हारी सैलरी 20,000 से ज्यादा हो गई है। मैंने उसे मनाते हुए कहा, ये गुलाब का फूल ले लो, स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदा है। ठीक है, ले लेती हूँ। और उसने झल्लाकर फूल को पर्स में डाला। लेकिन तुम मुझे जल्दी ही बतलाओ कि तुमने कोई अच्छा प्रोफेशन चुन लिया है। ऑटो तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था कि वह फलों की दुकान को देखकर तेजी से चिल्लाई, रुको, मुझे सेब और रसभरी लेना है। मुझे लगा कि मैं उससे कह दूं कि तुम्हें सेब और रसभरी की क्या जरूरत, तुम्हारी आंखें रसभरी हैं और तुम्हारे दोनों गाल कश्मीरी सेब की खूबसूरती को लज्जित करते हैं। पर विचार को अपने मन में रखकर मैं सेब और रसभरी लेने चला गया। जेब में 250 रुपये शेष थे। मैंने 200 रुपये में सेब और रसभरी ली और ऑटो में आकर फिर उसके पास बैठ गया। जेब में अब 50 का एक लौता नोट शेष था। मैं भारतीय ऑटो वाले की इस परंपरा को प्रणाम कर रहा था जिसमें किराया एडवांस में नहीं देना पड़ता है, नहीं तो आज बेइज्जती तय थी। ऑटो सेक्टर 23 द्वारका पहुंच गया था। उसने मुझे मुस्कुराकर कहा, थैंक्स अ लॉट। अमित, मुझे घर छोड़ दो। मैंने उसे उसके घर पर छोड़ दिया और ऑटो को 4 कदम दूर अपने मकान पर उतरने के लिए कहा। घर के दरवाजे पर माँ खड़ी इंतजार कर रही थी। माँ, जल्दी से 200 रुपये देना तो। क्यों, तेरे पास 1000 रुपये थे? माँ, क्या बताऊं, मेट्रो में जेब कट गई। ये तो भगवान का शुक्र था कि 50 रुपये दूसरी जेब में थे। अरे ये बात है, तो यह लो 200 रुपये। और माँ ने 200 रुपये दिए और मैंने ऑटो वाले को पैसे दे दिए। मैं अमित द्वारका में पलक के घर के पास ही रहता था। मैं और पलक दोनों द्वारका के पैरामाउंट स्कूल में साथ साथ पढ़े थे। पलक की दिली तमन्ना थी कि मैं कुछ ऐसा बनूं कि वो मुझे अपने पेरेंट्स के सामने योग्य बता सके, लेकिन मैं उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत पत्रकारिता के पेशे में आ गया था, जहाँ पर ना नौकरी सुरक्षित थी, ना बटवे की उम्मीद। मैंने रात में पलक का मोबाइल नंबर मिलाया
लेकिन उसने झलाकर कहा कि अमित, मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम कोई कमाने वाले प्रोफेशन करोगे। और सुनो, यही मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं। मैंने अपने पक्ष को उसके सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन उसने मोबाइल काट दिया और मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दिया था। आज कुछ हफ्ते बाद पलक फिर मुझसे मिली थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा कि पलक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ईद का चांद हो गई हो। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बिल्कुल पहले की तरह, परफेक्टली ऑल राइट। मैंने सहमकर पूछा, तुमने हम दोनों की शादी के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछा? शादी? और तुमसे? कभी नहीं, केवल कॉफी डे में कॉफी पियेंगे। वह आगे बोली, मैंने पापा को तुम्हारे बारे में बताया कि अमित कविताएं लिखता है, राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में पत्रकार है, कभी कभी अखबार के पहले पेज पर छपता है। वह अच्छा लड़का है, उसका फ्यूचर मुझे ब्राइट लगता है। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा कि उसे तनख्वाह कितनी मिलती है? जी 20,000 के आसपास। मेरा चपरासी टीपू पे कमीशन आने के बाद 25,000 रुपये पाता है, पापा ने गंभीर स्वर में कहा। और एक बात तुम्हें बताऊं, वो कविताएं भी बड़ी अच्छी लिखता है। कल घर बुलाकर उसकी कविताएं तुम्हें सुनाऊंगा। उन्होंने व्यंग्यात्मक आवाज में कहा। तुम लाइट बंद कर दो। वे ऐसा कहकर अपने कमरे में सोने चले गए। तो क्या हमारे प्यार का यही अंत होगा? अमित ने कतारता भरे स्वर में कहा। हाँ बिल्कुल, पलक ने जवाब दिया। मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। अमित डूबते हुए सूरज को देख रहा था, जो उसके टूटते हुए सपने पर कोई कविता सुना रहा था। वह कई सप्ताह से नहीं दिख रही थी। मैं उससे मिलने की चाहत को टाल नहीं सका। मैं उसके घर के बगल में स्थित सीना आंटी के मकान पर पहुंचा व उनसे कहा, आंटी, पलक बहुत दिनों से नहीं दिख रही है। अरे तुम्हें पता नहीं, उसकी पीठ पर एक गांठ निकल आई है। बहुत दिनों से उसमें दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर ने कैंसर सस्पेक्ट किया है और वो उसे दिखाने टाटा मेमोरियल अस्पताल ले गए हैं। आंटी की बात सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सारे देवी देवताओं को याद किया। हे हनुमान जी, हे शंकर भगवान, पलक को कुछ भी ना निकले, वो ठीक हो जाए। वह भागते हुए मुंबई जाने वाली गोवा एक्सप्रेस पकड़कर मुंबई की ओर चल पड़ा। वह ट्रेन में ऊपर की सीट पर बैठा हुआ था। रात के 12 बजने वाले हैं। स्लीपर कोच में सारे यात्री सो रहे थे और वो याद कर रहा था। पैरामाउंट स्कूल में वो और पलक साथ साथ पढ़ते थे। पलक कहती थी, मैं पलक तुम्हें अपनी पलकों पर हमेशा सजाकर रखूंगी अमित। उसकी यह दोस्ती कब जवान हुई, कब उच्च नौकरी ना पाने की वजह से जवानी में बुढ़ापे का एहसास करने लगी, यह उसे हाल ही में महसूस हुआ। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में बढ़ रही थी। पेड़, पर्वत, पठार, मैदान सब छूटते जा रहे थे। वो यादों के झरोके से झांक रहा था कि तभी मोबाइल के मैसेज ने उसकी विचार यात्रा को भंग किया। BSNL वेलकम यू इन महाराष्ट्र। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मैंने सोचा कि चलो कोई तो है जो वेलकम करता है, नहीं तो वेलकम सुने हुए कई महीने बीत गए थे। मैं मुंबई स्टेशन पर पहुंचकर सीधे टैक्सी पर सवार हो टाटा मेमोरियल अस्पताल पहुंचा। सामने रिसेप्शन पर महिला रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। मैंने उससे पूछा, पलक शर्मा किस कमरे में है? जी 403 चौथे फ्लोर पर। मैं बिना रुके उसके कमरे की तरफ दौड़ गया। मैं थोड़ी देर में उसके कमरे के सामने था। मैंने कमरे में झांककर देखा तो उसके पिताजी और माताजी कमरे में मौजूद थे। पिताजी कमरे की खिड़की पर से पर्दा उठा रहे थे। तमाम कोशिशों के बाद सूरज की रोशनी ने खिड़की की जालियों की बंदिशों को तोड़कर कमरे में प्रवेश कर लिया था। सूरज की किरणें उसके गौर वर्ण पर पड़ रही थी। मुझे उसकी यह आभा प्रयासी से ज्यादा दैवीय लग रही थी। मैंने ऊपर वाले से कहा कि तुमने पलक के साथ यह क्या किया? उसके पिताजी अचानक बाहर कमरे से निकले और मेरे विचार मंथन को तोड़ते हुए कहा, अरे अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मुझे परसों ही पलक की बीमारी के बारे में पता चला और तत्काल टिकट खरीदकर मुंबई आ गया। मैंने सहमते हुए जवाब दिया। क्या हो गया उसे? उनकी आंखों में वत्सल झलक आया तथा कहा कि जाओ देख आओ, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर में तब्दील हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा। तुम अंदर चले जाओ और उससे बात कर लो। ऐसा कह वे आगे बढ़ गए। कमरे में वह अकेली थी। मुझे देखकर वह मुस्कुरा दी। तुम नहीं सुधरोगे, उसने कहा। मैं सुधरना भी नहीं चाहता। मैंने अपनी बात कही। बैठ जाओ। सामने के सोफे पर मैं बैठ गया। मेज पर डायरी रखी है, उसे उठाओ, उसने धीरे से कहा। इसमें क्या है? मेरी कविता है। आज तक मैं तुम्हारी कविता सुनती रही, आज मैं तुम्हें अपनी कविताएं सुनाऊंगी। उसने कविता सुनाना शुरू किया।
तुम्हारे प्यार की बातें मुझे अक्सर रुलाती है, तुम्हारे साथ की यादें सपनों में सताती है। इतने में डॉक्टरों की टीम आ गई। चलो ऑपरेशन थिएटर में जाना है। उसके माता पिता और डॉक्टर की टीम ऑपरेशन थिएटर में चले गए। मैं बेचैन सा ऑपरेशन थिएटर के सामने घूम रहा था। डॉक्टर की टीम थोड़ी देर बाद बाहर निकल आई। मैं ईश्वर से उसकी सलामती की दुआ कर ही रहा था कि पलक के माता पिता रोते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, क्योंकि पलक अब इस दुनिया में नहीं थी। पलक के पिताजी ने पलक की डायरी मुझे पकड़ा दी। पलक सफेद कपड़ों में ढकी थी, बिल्कुल शांत, निर्मल सी, जैसे कुछ बोल देगी। मैंने उसकी डायरी पकड़ ली। उसमें से महीने पहले मेरे द्वारा दिया गया गुलाब का सूखा फूल निकलकर बाहर गिर पड़ा। वातावरण की मायूसी रो रो कर मर्सिया सुना रही थी कि मैं थके हुए कदमों से जूहू बीच पर पहुंच गया। समुद्र पर नीले आसमान और चांद की छाया पड़ रही थी। समुद्र की लहरें आती थी और बच्चों के बनाए रेत के घरोंदों को तोड़कर चली जाती थी। मैं संज्ञा शून्य सा बैठा था। मैंने नीले आकाश की तरफ देखा। अरे ये क्या? पलक कविता सुना रही है, तुम्हारे प्यार की बातें। मैंने धीरे से कलम उठाई और पास पड़े कागज पर लिखा, तुम लौट आओ ना, कुछ मधुर गीत गुनगुनाओ ना, आंखों में बस जाओ ना। अरे नहीं, पलक तो अब कभी नहीं आ सकती, तो कविता लिखना व्यर्थ है। मैं किसे अब कविता सुनाऊंगा? मैं बुदबुदाया। नहीं, मैं नीले गगन की तरफ जाऊंगा, जहाँ वह अपनी कविता सुनाएगी और मैं अपनी बेरोजगारी व मेरे स्टेटस का कोई झंझट नहीं होगा। सोचते सोचते मैंने समुद्र में छलांग लगा दी और थोड़ी देर में मेरा शव समुद्र में तैरने लगा। थोड़ी देर में पुलिस वाले आ गए। उन्होंने गोताखोरों से शव को निकलवाया। पुलिस ऑफिसर ने कड़कड़ाते हुए कहा, चेक करो कि कोई सुसाइड नोट मता हाथ। सिपाही ने जेब से कागज निकाले। क्या लिखा है इस पर? ऑफिसर ने कड़क आवाज में कहा, सर इस पर कविता लिखी है, तुम लौट आओ ना, मधुर गीत फिर गुनगुनाओ ना, आंखों में बस जाओ ना। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।